पेपर था, तो उस हिसाब से पेपर इजी ही होना चाहिए था। बट मैंने उनका पेपर गो थ्रू किया तो वो एक उसका मिक्सचर था। आई मीन उन 7 स्केल के लिहाज से और उन बच्चों के अकॉर्डिंग वो पेपर मुश्किल था थोड़ा। तो अब हमने आगे प्रेप, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और प्रेपरेशन ही इस तरह से करनी है हाई लेवल की कि पेपर बेशक टफ आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। ये पीएमएस का पेपर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बेनिटो मुसोलिनी बिलोंग टू। अब ये क्वेश्चन आया हुआ था कि बेनिटो मुसोलिनी किस कंट्री से बिलोंग करते थे। ये फाशिस्ट थे और ये इटली से बिलोंग करते थे। और अब हमें सिर्फ इनका ही नहीं, हमें जितने भी वो फाशिज्म वाले फाशिस्ट लीडर्स उनका, या जिस तरह से हिटलर था, ठीक है, हमें, या स्टालिन था, हमें इनका आइडिया होना चाहिए थोड़ा थोड़ा ना, कि ये कौन थे, फाशिस्ट क्या होता है, दूसरा जो हिटलर था उसकी नाजिज्म, नाजिस्ट पार्टी, ठीक है, ये क्या था, या स्टालिन का। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। बेनिटो मुसोलिनी इटली से था, और इसके साथ ही याद रख लेना है कि जो हिटलर था वो जर्मनी से बिलोंग करता था। सेकंड वन है कटिंग एज। और आप लोग अपने साथ अपने बॉल पॉइंट और अपना कोई पेपर रजिस्टर वगैरह साथ रखो, ताकि रट्टा नहीं लगाना। अभी सिर्फ क्वेश्चंस को देखो कि मैं इनको किस तरीके से डील करती हूँ। आप लोगों ने भी सेम नेक्स्ट कोई पढ़ना है कोई चीज़, अगर खुद भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, किसी से आप लोगों ने 2-4 क्लासेस लेके फिर उसको एक रोड मैप सिर्फ लेना होता है। रोड मैप लेके फिर आप खुद अपने टीचर बन के खुद अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देना। तो आप लोग अपने पेन पेपर अपने हाथ में रखो, उसको लिखो कि इसके साथ साथ और क्या चीजें करनी है। जिस तरह से बेनेटो मुसोलिनी का मैंने बताया, वो एक लीडर का नाम है। आपने 2-4 लीडर्स और जो फेमस है उनके रख लेने हैं, और वो कहाँ से थे वो भी याद रख लेने हैं। उसके बाद कटिंग एज बायोग्राफी इज ऑफ। अब पेपर में ना आपने साथ ये भी लिखते जाना है कि पेपर में क्वेश्चंस, अक्सर हमें यही बात समझ नहीं आती कि हमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, या हमें कौन कौन से डोमेन्स, कौन कौन से एरियाज कवर करने की ज़रूरत है। पहले क्वेश्चन से हमें अंदाज़ा हो गया कि लीडर्स, जो फेमस लीडर्स वगैरह गुजरे हैं, उनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मतलब फेमस जो पर्सनालिटी है। या फिर दूसरे नंबर पे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज, इस तरह से। अब बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में आप लोगों को ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट होती है इसमें आप लोग समझ आनी चाहिए कि क्या है। बायोग्राफी वो होती है जो कोई लिखता है किसी के बारे में, और ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो बंदा खुद अपने बारे में, अपनी जिंदगी की कहानी लिखता है। तो कटिंग एज बायोग्राफी इज ऑफ, कहते हैं किसकी है बायोग्राफी, तो ये जावेद मियाँदाद की है। उसके बाद ऑथर ऑफ अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बहुत फेमस, ये है, ये वाला एमसीक्यूज ये बहुत बार रिपीट हो चुका है पेपर्स में। ऑथर ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला का है, और ये कब लिखा गया था ये आप लोगों को पता होना चाहिए अगर कोई चीज़ फेमस है। बाकी आई नो डेट्स वगैरह, ये इरा या ये ईयर याद नहीं रहता, भूल जाता है, आप जितना मर्जी याद रखो, लेकिन जो बहुत ही फेमस हो और जो रिपीटेडली आ रहा हो तो उसका हमने ईयर याद रखना है लाजमी कि ये कब था। ऑथर ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला का है, और ये 1994 में ये पब्लिश हुआ ये। और नेल्सन मंडेला कौन था, अब ये भी पता होना चाहिए। ये साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट था, और इसकी डेथ हुई थी 2013 में। बस इतना सा इसका पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट था, और 2013 में इसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट क्लियर क्लास? यस। आप लोगों को समझ आ रही है ना? जी मैम, यस मैम। ओके, कोई एक बंदा हो जाए ना, मुझे आइडिया हो जाए, कोई एक ही बोला करे, फिर वो माइक ना सारे ऑन हो। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। पेपर में क्वेश्चन था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, अब पता होना चाहिए साल के ना कोई 4-5 दिन ऐसे हैं
जो बहुत रिपीट होते हैं। एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो गया, अर्थ डे हो गया, वेमेन डे हो गया, या इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कोई 5-7 डेज ना आपने अलहदा से, स्टिकी नोट होता है ना, आपने जिस पेपर पे लिख रहे हो अपने साथ ना स्टिकी नोट्स रखा करो। इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, आई मीन पढ़ते हुए कोई क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, स्टिकी नोट्स रखे साथ, साथ वो स्टिकी नोट लगाया और उसके साथ ना उसके ऊपर कोई 4-5 और दिन लगा के ना, तो साथ आगे उनका मंथ मेंशन कर देना कि ये इस मंथ में थे, ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये कि अब इन्वायरमेंट डे हो गया या कोई भी डे होता है ना, क्लाइमेट डे वगैरह, तो इनके थीम्स भी होते हैं। आपने ना ये थीम्स भी याद रखने हैं कि 2026 का वो पूछ लेते हैं। अगर इस साल कोई बच्चा पेपर दे रहा है तो नॉर्मली जरूरी नहीं होता कि वो 2026 का ही पूछेंगे कि इस साल का थीम बताओ इसका। वो आपसे 25 का भी पूछ सकते हैं। आपने कम से कम पिछले जो 2 साल का, वैसे 25 और 26 इसका ही वो पूछ सकते हैं, लेकिन एज अ सेफ जोन हमने ना 24 का भी कर लेना है कि 24 का थीम भी देख लेना। बंदा ना भी याद करे लेकिन एक बार पढ़ ले ना, एक बार चीज बंदा आंखों से गुजार लेता है, फिर वो पेपर में बैठ के कोई एमसीक्यूज आ जाए तो फिर बंदा उसको लिख लेता है, कर लेता है, समझ आ जाती है। एक डेज कोई 5-7 लिख लेने हैं स्टिकी नोट्स पे सेपरेट, और साथ उनके थीम्स लिख लेने हैं कोई 2-2 साल के कि इनके थीम क्या थे। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है इसको इको डे भी कहते हैं, और ये यूएन जनरल असेंबली ने इसको किया था एस्टेब्लिश्ड। कब किया था? 1972 में किया था। कहाँ पे किया था? यूएसए की एक प्लेस है स्पोकन, उधर किया था। और उसके बाद यूएनजीए जनरल असेंबली ने तो 1972 में किया था ना इसको स्टैब्लिश, लेकिन फर्स्ट टाइम ये कब ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? ये 1974 में किया गया था यूएसए में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अगेन ये बहुत फेमस है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसमें वो यूनिवर्स का देखते हैं कि उसकी बिगनिंग कैसे हुई, फिर आगे उसकी डेवलपमेंट और उसका इवेंचुअली उसका एंड क्या था, ठीक है। ये और ये कब हुई थी, ये किसका था? स्टीफन हॉकिंग का था, ये 1988 में। इस ये भी फेमस है तो इसका ईयर याद रखना है, 1988 में हुआ। ये 40 लैंग्वेजेस में इसको पब्लिश करवाया गया और इसकी 40 मिलियन कॉपीज जो थी वो सोल्ड आउट हुई। और कौन सा पब्लिशर ग्रुप था, किन्होंने किया? बेंटम डेल पब्लिशिंग ग्रुप, BANTAM, बैंटम डेल पब्लिशिंग ग्रुप ने इनको पब्लिश करवाया। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी 40 मिलियन कॉपीज सोल्ड आउट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट, ये ना लिटरेचर के कुछ हैं, आपने स्टिकी नोट्स पे ना कोई सेपरेट कोई 20 से 25 कुछ फेमस बुक्स हैं, ठीक है। फेमस बुक्स और उनके राइटर्स के नाम ये स्पेशली तैयार कर लेनी है, क्योंकि हर पीपीएससी के पेपर में उन 25 में से 2-2 3-3 तो आ ही जाती हैं। नेक्स्ट, जिस तरह से ये शर्लॉक होम्स का आ गया कि शर्लॉक होम्स, ये जो करैक्टर था ये किसने क्रिएट किया था? तो ये ऑथर था कोनैन डॉयल, इसने किया था। और ये एक आइकॉनिक डिटेक्टिव करैक्टर था, ठीक है। और ये कब इसने पहले जो था इसका पहला जो ये वाला राइटर है इसने फर्स्ट वाला जो किया था वो 1887 में किया था, किसमें? आ स्टडी इन स्कारलेट। ये ब्रिटिश राइटर है एंड मेडिकल डॉक्टर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथी पैसिफिक इज एन एयरलाइन ऑफ। तो कैथी पैसिफिक किसकी एयरलाइन है? कुछ एयरलाइंस ना याद रख लेनी है, यूएसए की होगी फेमस जो है, रशिया, फ्रांस, यूएसए। ये जो मेजर ये जो डेवलप्ड है ना, रशिया, फ्रांस, यूएसए और यूके, और इस तरह से इसकी जो है ये वाली, इनकी एयरलाइंस ना बड़ी बड़ी तैयार कर लेनी है, इनमें से कुछ भी वो पूछ लेते हैं। कैथी पैसिफिक इज एन एयरलाइन ऑफ हांगकांग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन। तो सिलिकॉन वैली जो है ये क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये किसका है। ये सैन फ्रांसिस्को का है।
और ये किस साइड पे लोकेटेड है? ये सदर्न साइड पे लोकेटेड है कैलिफोर्निया की। और ये किस वजह से फेमस है? क्योंकि यहाँ पे टेक हब है ये, ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह का हब है इधर। और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जिस तरह से एप्पल हो गया, गूगल और फेसबुक वगैरह, वो इधर ही होते हैं। और ये कंप्यूटर डिवाइसेस से रिलेटेड है सिलिकॉन वैली। उसके बाद नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट इज द फाइनेंशियल। अब क्वेश्चन ये था पेपर में, क्वेश्चन ये था कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज वॉल स्ट्रीट, ये भी पूछ सकते हैं वो एमसीक्यूज में, या वैसे पूछ सकते हैं जिस तरह से 2024 में आया था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लार्जेस्ट है। और इसको क्या कहा जाता है? वॉल स्ट्रीट। और किस साइड पे? लोअर मैनहट्टन वाली साइड पे। और वॉल स्ट्रीट बेसिकली 8 जो ब्लॉक, ये लॉन्ग स्ट्रीट है, 8 ब्लॉक लॉन्ग स्ट्रीट। और ये कब हुई? स्टार्ट 1792 में। और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की सबसे बड़ी है। उसके बाद है क्वेश्चन ईसीओ स्टैंड फॉर। तो हमें ऑर्गेनाइजेशंस का, अब ये भी बहुत फेमस है, ना कि ये क्वेश्चन बल्कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हमें ईसीओ का पता होना चाहिए। स्टिकी नोट्स पे सेम साइड पे लिख लेना है। ईसीओ का तो लिख लिया, साथ में सार्क का लिख लेना है। सार्क का लिख के साथ आसियान का लिख देना है, जो एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का है, ठीक है। और इस तरह से एक दो और, एससीओ क्या है, ईसीओ क्या है? एससीओ एक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये वाली कोई 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस, ईसीओ, एससीओ, सार्क, आसियान, ये वाली ना पेपर में काफी पूछते हैं। हर पेपर में कोई एक ना एक तो पूछ ही लेते हैं। तो एक तो इनकी एब्रीवेशन पता होनी चाहिए क्या है, दूसरा इनका ओरिजिन पता होना चाहिए। ओरिजिन से मुराद के कब इनका वो हुआ, एस्टैब्लिश कब हुई, वो पता होना चाहिए। इनमें तीसरी बात पता होना चाहिए कि इसमें इनमें कंट्रीज कौन कौन से आते हैं, आई मीन कौन कौन से कंट्रीज से मिलके ये बनाया हुआ है। और चौथी बात पता हो कि डील किस चीज को करते हैं। समझ लगी? जिस तरह से ईसीओ है, तो ईसीओ पहली बात, या ईसीओ एससीओ, जनरलाइजेशन की तरफ जाओ, ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन ना देखो। ईसीओ एससीओ सार्क जितनी भी हैं, देखो पहले कि ये पहले ऑर्गेनाइजेशन, इसका वो क्या है, ये किसकी एब्रीवेशन है, ये कब स्टैब्लिश हुई, ये क्यों स्टैब्लिश हुई, इसमें कितने कंट्रीज आते हैं, ठीक है। ये वाला काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से ये देखो, फिर वो लिटरेचर का ही किसी बुक का ही नाम आ गया। अ प्रॉमिस्ड लैंड इज रिटन बाय, प्रॉमिस्ड लैंड इज रिटन बाय बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, organisms that eat both plants and animals are called omnivores। जो अकेला एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोर्स, जो अकेले प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोर्स, और जो दोनों को खाते हैं वो क्या होंगे? ओमनिवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूट ऑफ यूरोप रेफर्स टू। अब ना आपने कभी मैप पे नोटिस किया हो ना, मैप को कभी देखा हो, तो वो कह रहे हैं बूट ऑफ यूरोप जो है वो किसको रेफर करता है? आप मैप पे यूरोप की जो लोकेशन है वो देखोगे ना, जोग्राफिकली उसकी जो लोकेशन है कहाँ पे लोकेटेड, तो वो जितने कंट्रीज मिलके ना हाई हील्ड बूट टाइप एक देते हैं इमेज, ठीक है। उनकी डिस्क्रिप्शन कह लो, रिप्रेजेंटेशन कह लो, उनका इमेज वो देखने में ऐसा लगता है कि हाई हील बूट टाइप है ये, तो इसलिए वो बूट ऑफ यूरोप उसको इटली को कहा गया है। नेक्स्ट इज निपॉन इज द नेटिव नेम ऑफ जापान, ठीक है, ये जापान का नेटिव नेम है। पहले कदीम नाम किसका है? जापान का। और निपॉन इज द आल्सो दी, अगर बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज है जापान का, और ये और नेम भी था जापान का। अच्छा, उसके बाद है न्यूज एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया।
हाँ, ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी ना जो 14-15 स्केल पे जॉब्स होती हैं, 16 पे एमसीक्यूज 1 पेपर, न्यूज़ एजेंसीज का बहुत पूछते हैं कि कोई 7-8 न्यूज़ एजेंसीज हैं जो आपने अलहदा से स्टिकी नोट्स पे लिख लेनी है। न्यूज़ एजेंसीज जिस तरह से मैं बात करूँ तो उन्होंने पूछा है इंडोनेशिया का, तो वो अंतारा है। कभी वो यूके का बहुत पूछते हैं कि न्यूज़ एजेंसी ऑफ यूके, तो र्यूटर्स, या वो वैसे पूछेंगे र्यूटर्स इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री, तो वो यूके की है, ठीक है। यूके का बहुत पूछते हैं वो पाकिस्तान का पता होना चाहिए, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, APP है वो, उसकी एब्रिविएशन, किसकी एब्रिविएशन है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। चाइना का पूछ सकते हैं जिन्वा। इंडिया का पूछ सकते हैं, इंडिया का है PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फ्रांस का पूछते, फ्रांस, चाइना, यूके, रशिया, ईरान, ये बहुत फेमस है, ठीक है, ये लाजमी करने हैं। पाकिस्तान का मैंने बताया ऐप, इंडिया का PTI, और फ्रांस का AFP एजेंसी। आपने बस इतना ही, बेशक यही एब्रिविएशन याद रख लो ना, AFP, या इस तरह से, बस वो पूरा उसको याद करने की जरूरत नहीं है उसको। इटली की है आंसा, ANSA, और USA के भी एसोसिएटेड प्रेस, ठीक है, AP। ईरान की है फारस, यमन की सबा, सीरिया की है सना। तो ये कोई ना है 7-8, कोई फेमस फेमस, बस आप लोग प्रिपेयर कर लेना। अब इन क्वेश्चन से आपको ना आइडिया होगा, अभी हम नेक्स्ट आगे वाली क्लासेस में भी पास पेपर्स करेंगे ना, तो देखना उधर भी किसी न्यूज़ एजेंसी का पूछा होगा, किसी एयरलाइन का पूछा होगा, वो कोई ये जो ऑथर्स वगैरह हैं उनका पूछा होगा, किसी फेमस पर्सनालिटी का पूछा होगा, ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं पेपर में। और नेक्स्ट है, द यूएस नेम वाज डिसाइडेड इन, UN नेम, यूनाइटेड नेशन का जो नेम है कब डिसाइड हुआ था, कहाँ पे, तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ था 1945 में। UN का, यूनाइटेड नेशंस, फिर इन्होंने अपने आगे इनके 6 वो हैं, क्या कहते हैं, बॉडीज हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की 6 बॉडीज हैं। आपने उन बॉडीज के नाम जो हैं वो तैयार करने हैं, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA, जिसका पहले भी मैं आप इधर कहीं ऊपर क्वेश्चन में जिक्र मैंने किया है। तो UNGA, UNSC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनके जो हैं बहुत फेमस हैं ये दोनों, ठीक है। इनमें से किसी के पास ना वीटो वीटो पावर होती है। आगे भी क्वेश्चन आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। तो ये वाली 2 तो मैंने बताई हैं, बाकी 4 आपने देखनी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है इसमें। अच्छा, आप लोग लिख रहे हो ना साथ साथ क्लास, एम आई जी ऑडिबल? मैम, लिख रहे हैं। ओके, और समझ आ रही है? जी मैम, आ रही। ओके, नेक्स्ट इज अ क्वेश्चनियर सर्वे इज अ टाइप ऑफ, कहते हैं क्वेश्चनियर सर्वे। अब सर्वे करना होता है ना, जब हमने, आप लोग सारे ग्रेजुएट्स ही हो गए ना, ग्रेजुएट, आपने ग्रेजुएशन कर ली होगी आप सब लोगों ने, तो लास्ट यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में ना हमने थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया था, ठीक है, आप लोगों ने भी किया होगा। तो रिसर्च वर्क में ना आपने एक रिसर्च मेथडोलॉजी होती है, उसको फॉलो करना होता है, देन वो रिसर्च बनानी होती है, और उसकी टेक्निक्स होती हैं कुछ, उनमें से एक ये सर्वे वाला मेथड भी था। तो सर्वे में डिफरेंट तरह के सर्वे होते हैं, कुछ इंटरव्यू रिलेटेड इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, 1-to-1 फेस टू फेस जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन एयर टाइप होते हैं, वो दे देते, इस तरह के डिफरेंट तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव ना।
सर्वे बेसिकली आपको पता चल ही गया होगा किस चीज़ का हमने कोई डाटा कलेक्ट करना है कि अ, जिस तरह से कोई हेल्थ इशू होगा किसी डिजीज़ को लेके या सोशल साइंसेज़ वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी सर्वेज़ वगैरह करते हैं। और ये कहते हैं क्वेश्चनेयर सर्वे इज अ टाइप ऑफ सर्वे जिसमें हम कौन सा डाटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी। प्राइमरी डाटा मतलब फर्स्ट हैंड डाटा, डायरेक्टली हमने जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनसे डायरेक्टली डाटा जो है कलेक्ट करना होता है। जिस तरह से मैं एग्जांपल दूं तो सपोज सोशल साइंसेस का कोई बच्चा है तो हेल्थ इशू के बारे में अगर बात करें तो कोई भी क्वेश्चन ले लो कि जंक फूड खाने से वो ज़्यादा बंदा होता है, या वैसे ही कोई एवं ही कोई भी रैंडम क्वेश्चन वो लेते हैं जिनके बारे में ना आधे लोग कह रहे हो उनको कोई क्लैरिटी ना हो, या लोगों की जनरल उनकी परसेप्शन जाननी हो, हमें ना लोगों का व्यू पॉइंट जानना हो कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। फिर वो क्वेश्चंस बनाते हैं, लोगों को देते हैं जहाँ पे लिखा होता है। अगर हम यूट्यूब वगैरह पे भी देखें ना तो हमें आ जाता है, कोई ऐड वगैरह हो तो वो ऐड से नीचे वो पूछ लेते हैं कि आप सेटिस्फाइड हो, नॉट सेटिस्फाइड, या इस तरह से। तो वो किसी एक पे क्लिक करना होता। तो ये क्वेश्चन एयर सर्वे होता है। अच्छा, नेक्स्ट है अपार्थाइड। अपार्थाइड मीन्स ये रेशियल सेग्रीगेशन थी, ये वाली साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ये रेशियल सेग्रीगेशन थी। किसकी बेसिस पे? रेस की बेस पे, स्किन की बेस पे, कलर की बेस पे, जो कि 1948 से लेके 1994 तक रही। ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है फिशिंग रेफर्स टू। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। देखो मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके ज्योग्राफी रिलेटेड आए हैं और लिटरेचर रिलेटेड आए हैं। उसके बाद अभी ये कंप्यूटर रिलेटेड है। फिशिंग, कहते हैं फिशिंग रेफर्स टू, ये एक टेक्निक होती है बेसिकली, सोशल सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक। सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है जिससे क्या होता है, वो कोई फेक मेल वगैरह होती है ना हमारे मोबाइल पे आ जाती है, फेक ईमेल या कोई वेबसाइट, या हमें लगता है कि हमें किसी फ्रेंड ने कोई मेल वगैरह की है। ठीक है, फ्रेंड ने किसी ने ईमेल की है या कुछ किया है इस तरह से, तो हम उसको क्लिक करते हैं। जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा सारा चोरी हो जाता है। इसीलिए हमें अक्सर वार्न भी किया जाता है थ्रू मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से कि या किसी कि आपने कोई भी आपके ऊपर आ जाता है, कोई मैसेज वगैरह आता है कोई अननोन, तो उसको क्लिक नहीं करना। किसी भी अननोन स्पैम जो ईमेल वगैरह होती है उसको क्लिक नहीं करना, बिकॉज डाटा चोरी हो जाता है। ठीक है, तो ये हैकर्स बैठे होते हैं, ये डाटा कर लेते हैं किसी भी मलेशियस वेबसाइट पे जब हम क्लिक करते हैं उससे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ, अब ये क्वेश्चन है उसका जनरल साइंस का। ठीक है, बायो का क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंफॉर्मेशन बाय डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये फर्स्ट स्टेप होता है जीन एक्सप्रेशन का। ये जो आरएनए से डीएनए का बनना है, जो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए है किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू, और इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ये जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप है बिफोर ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन्स। और ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अ स्टोन इज अ यूनिट ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं, यूनिट्स आते हैं डिफरेंट तरह के, डिफरेंट तरह के यूनिट आ गए। मीटर, ठीक है, वो लेंथ आपने याद कर लेना। आगे आएगा लाइट ईयर वगैरह, लाइट का क्या यूनिट है या लाइट ईयर किसका यूनिट है। और वो तो एक्चुअली बड़े यूनिट है, बट छोटे भी, छोटे बड़े थोड़े यूनिट्स आपने तैयार कर लेने हैं। यूनिट्स वगैरह पेपर में पूछते हैं वो। स्टोन उन्होंने पूछा है, स्टोन इज अ यूनिट ऑफ, तो स्टोन एक मैस मेजरमेंट का यूनिट है। और ये किसका है?
मास का या फिर ये वेट का, और किसके इक्वल होता है? ऑलमोस्ट ये 6.35 किलोग्राम के इक्वल होता है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ कश्मीर अंडर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है कश्मीर जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कितना आता है। ठीक है, वैसे एक तो है ना अ, इंडिया के जो अंडर है, ठीक है, एक है पाकिस्तान के अंडर। तो पाकिस्तान के अंडर जो है, इंडिया के यूनिट टेरिटरी के अंडर है ना बेसिकली, तो जो पाकिस्तान के अंडर है वो 30 से 35, कुछ मैंने देखा था कहीं पे 30% मेंशन था, कहीं पे 35%। तो आपने ये रख लेना माइंड में कि 30 to 35। अगर वो 33 भी देते हैं, 34 या 30 भी दे देंगे ना, अक्सर ऐसा होता है वो पेपर में 30 दें, 30 40 50 इस तरह से, फिर आपने 30 पे क्लिक कर देना। अगर 35 होगा तो 35। ये साथ उन्होंने साइन भी तो लगाया है अप्रोक्सीमेटली का। अच्छा, एक और बात ये है कि पेपर में जब एमसीक्यूज में जब भी कोई इस तरह से आता है ना, तो आपने पूरा पूरा पॉइंट्स के आगे नहीं तैयार करना होता। इस तरह से कोई 7.235 इस तरह से हो, तो आपने सिर्फ खुद ही माइंड में रखना है 7। ठीक है, आगे वाले जो पॉइंट्स है वो नहीं याद रखने, बिकॉज पेपर में इस तरह इतनी बारीकी वाला क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है ना, जो पॉइंट्स में आगे हो। वो ऐसे ही होगा 7 8 9 10 इस तरह से। तो आपने वो बस अप्रोक्सीमेटली करके ना उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके याद रखना है, फिर इजी भी रहता है याद रखना, और पॉइंट्स वाला, और पेपर में इतना वो पूछते भी नहीं है। नेक्स्ट है 1984। अब देखो कितने क्वेश्चन, ये कोई मेरे ख्याल 4th या 5th क्वेश्चन आ गया है ये बुक का नाम ना, लिटरेचर वाला। 1984 वाज रिटन बाय, ये पॉलिटिकल एजेंडा बेस ये था नॉवल ना। तो ये किसने लिखा था? जॉर्ज ऑरवेल ने। इसका एक और भी नॉवल है, एनिमल फार्म, वो भी जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। वो भी पूछते हैं, कभी एनिमल फार्म पूछ लेते हैं, कभी ये 1984 वाला पूछ लेते हैं। ये रशिया वगैरह और अमेरिका ना, ये जो कोल्ड वॉर इरा था, ये उस तरह उनकी स्टोरी पे बेस्ड है, इनकी जो रेस थी आपस में। अच्छा, उसके बाद आता है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इज ऑथर्ड बाय, अगेन लिटरेचर का। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इज ऑथर्ड बाय स्टीफन कोवे। ठीक है, ये स्टीफन कोवे ने लिखी है। नेक्स्ट देखो, आसियान हेडक्वार्टर, मैंने बताया था ना पहले ईसीओ का। तो सेम पेपर में सेकंड टाइम उन्होंने वो पहले ईसीओ का पूछा, एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसका पूछा था एब्रीवेशन। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये हमें पता होना चाहिए, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये कब बनी आसियान, और आसियान का हमें वो भी पता होना चाहिए, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये 1967 में हुआ एस्टेब्लिश, और इसमें 11 मेंबर्स हैं। और ये कहाँ पे हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था ये बैंकॉक थाईलैंड में, बट इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और ये 1967 में हुआ एस्टेब्लिश, और इसके कितने मेंबर्स है? 11 मेंबर्स। इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, उसकी ये 3 4 बातें बस तैयार कर लेनी है। और जो ईसीओ था वो कब बना था? वो था 1980। आपने ना रिलेटिव स्टडी करनी है, कभी भी ना चीजों को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना। कोई एक क्वेश्चन पढ़ा है ना, तो उसको अकेले सिर्फ उसको नहीं तैयार करना। कोई एक आगे आगे कोई क्वेश्चन आया है, जिस तरह से आसियान का आ गया है तो मैंने बताया, तो आसियान के साथ फौरन से ना आपने, होती है एक चीज ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमेशा वही बच्चे कामयाब हैं जो अकेले बैठे भी ना, जो कुछ भी काम कर रहे होंगे बट वो साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि आपने फौरन से ना दिमाग में चीजों को ना लिंक करना है। एक थी ब्लूम्स टेक्सोनोमी, खैर वो छोड़ो। आपने ना चीजों को लिंक करना है, लिंकेज बनाना है कि आसियान था तो ठीक है ये 1967 में है,
तो जो ईसीओ था फिर वो कब बना था, वो बना 1985 में। ठीक है, इस तरह से तैयार करना है। आगे अगर तीसरी कोई हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो उसको तो पढ़ेंगे, फिर इन दो बाकियों को भी ना माइंड में करेंगे, रिकॉल करेंगे। ठीक है, रिकॉल करेंगे, और रिकॉल करके हमें याद आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसको रिविजिट कर लेंगे। ये याद रखना हमेशा, रिकॉल एंड रिविजिट। इसी से ही पढ़ते तो सारे बच्चे होते हैं, सारे बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन फिर आगे वही जाते हैं पेपर में, फिर उन्हीं को ही आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा होता है, बहुत मटेरियल होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। फिर बंदा तब भी अच्छे से करता है जब बेशक बंदा थोड़ा करे, लेकिन उसको अच्छे तरीके से किया हो और लिंकेज बना के किया हो चीज़ों का, रिकॉल करके, रिविजिट करके, देन फिर वो याद रहता है। बजाय इसके कि एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है और बहुत ज़्यादा पढ़ के कुछ आदत, और उसने रिविजिट नहीं किया, रिकॉल नहीं किया, उसको आधे से ज़्यादा तो भूल जाना है, फिर पेपर में बैठ के उसने क्या करना है, फिर नहीं याद रहता। कम से कम हमें कोई भी चीज़ याद रखने के लिए 3 से 4 रिवीजन्स लाजमी चाहिए होती हैं। एक जो एवरेज बच्चा होता है ना, उसको 3-4 रिवीजन्स में ही याद होता है। कोई भी इतना नहीं होता कि उसको 1-2 में ही हो जाए, बहुत कोई होंगे या उन्होंने भी पहले कहीं न कहीं पढ़ा होगा तो 2 बार में याद होता है, वरना नॉर्मली 3-4 जो है ये इतने में याद होता है, इतने रिवीजन्स करनी पड़ती हैं। और कुछ थोड़ा-सा अगर नील नहीं, आई मीन थोड़ा सुस्त हो के उसको इतना वो नहीं याद रहता, और भी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जिस बंदे की जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं ना, फिर वो एक काम पे उस तरह से फ़ोकस नहीं करता। और फिर उसको बार-बार ना भूल जाता है, स्किप हो जाता है माइंड से। और अगर उसको स्किप हो जाता है, फिर वो 3-4 रिवीजन्स की बजाय वो 2 रिवीजन्स बढ़ा दे, वो 5-6 रिवीजन्स कर दे, 5-6 रिवीजन्स में याद हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से चीज़ें फिर क्लियर होती हैं और फिर एंड पे भूलती भी नहीं है, फिर याद रहती हैं। नेक्स्ट है ईसीओ। ओके, ईसीओ कब हुआ? 1985 में। अगेन सोलर सेल्स कन्वर्ट सोलर सेल्स क्या करते हैं? अब सोलर सेल्स का क्या काम है? सोलर सेल्स को बेसिकली फोटोवोल्टिक सेल्स भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में होते हैं। वो क्या करते हैं? फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं? लाइट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको ऑब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट से, और उसके बाद उनको इलेक्ट्रॉन्स में कर देते हैं और फिर उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सोलर सेल्स का क्या काम है? बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये सोलर एनर्जी मतलब फोटॉन्स, लाइट के जो होते हैं, ये हमने पढ़ा ही होगा 9th-10th में आप लोगों ने भी। फोटॉन्स को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स में करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। आगे है समरकंद इज अ सिटीन। तो समरकंद किसका सिटी है? कुछ ना कंट्रीज हैं तो उनके फेमस सिटीज को तैयार कर लेना है, ठीक है। जिस तरह से समरकंद है उज़्बेकिस्तान का है सिटी, और वेटिकन सिटी है जिस तरह से, अगर एक वेटिकन भी मैंने कहीं पढ़ा था, वेटिकन सिटी है इटली का आई गेस, जहाँ पे पोप रहते हैं सारे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फेमस सिटीज होते हैं, उनको तैयार कर लो, और साथ उनका कैपिटल भी। अब समरकंद किसका सिटी है? उज़्बेकिस्तान का। अब उज़्बेकिस्तान का हमें एक तो लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे फॉल कर रहा है। आप सब लोगों को होपफुली मैप तो आता ही होगा, पता होगा कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कॉन्टिनेंट्स पे फिर हर कॉन्टिनेंट में कितने-कितने कंट्रीज़ है ना? ये है बेसिक चीज़। जिस बच्चे ने पेपर की तैयारी स्टार्ट करनी है बेसिक ही वो इधर से ले। कि सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करे, उसको कॉन्टिनेंट्स का पता हो, उसको ओशंस का पता हो, ठीक है? ये कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, रिवर्स, ये। और कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज़ हैं, और एक कॉन्टिनेंट में जो मेजर कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री कौन-सा है, स्मॉलेस्ट कौन-सा है, बेसिक बेसिक आइडिया, और फिर उनके कैपिटल भी। अब समरकंद है तो उसका किसका सिटी है? उज़्बेकिस्तान का। उज़्बेकिस्तान की लोकेशन कहाँ पे है? सेंट्रल एशिया में, ठीक है? और उज़्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? ताशकंद। ये क्वेश्चन हो गए। जब आप एक क्वेश्चन कवर करते हो ना, अगर आप अच्छे तरीके से कवर करते हो, उसको 1-2 मिनट लगा के कवर करते हो, तो उस एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 से 5 क्वेश्चन और कवर होते हैं। अब समरकंद है, हमें पता चल गया कि ये कोई सिटी है, ये उज़्बेकिस्तान में है, ये हमारा दूसरा सॉल्व हो गया। तीसरा ये सेंट्रल एशिया में, 4th नंबर पे ये ताशकंद है, ठीक है? इनकी अगर करेंसी वगैरह भी देखनी हो तो आप लोग देख सकते हो।
नेक्स्ट है डेट्रीवोर्स आर आल्सो कॉल्ड। डेट्रीवोर्स को क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स, जो खुराक की तोड़ फोड़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। खुराक को जो खराब करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, जिस तरह से हड्डियां हैं तो गल सड़ जाती हैं, तो किन की वजह से होती हैं? वो डिकम्पोजर्स की वजह से होती हैं। आगे है द फियर ऑफ वन सेल्फ। अब कहते हैं किसी का फोबिया होना, खुद का फोबिया होना, उसको क्या कहते हैं? ऑटोफोबिया, ठीक है। ये फोबिया वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। हाइट का फोबिया, पानी का फोबिया, ठीक है। जिस तरह से एक्रोफोबिया है हाइट का, या और भी तंग जगहों का फोबिया होता है कुछ लोगों को, ठीक है। तो ये फोबिया वाले क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से होते हैं, तो उनको भी जहां से भी वो गुजरे तो उसको ध्यान से देखना है। थिंक एंड ग्रो रिच वाज ऑथर्ड बाय, ये कोई 7वां 8वां क्वेश्चन है लिटरेचर वाला। थिंक एंड ग्रो रिच, ये किसने लिखा? ये नेपोलियन हिल ने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट है द थल नोवा प्रोजेक्ट। थल नोवा प्रोजेक्ट जो वो इस बाय कहाँ से है, मतलब कौन सी कंपनी है? थल नोवा प्रोजेक्ट इज बाय पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से है, ठीक है। ये थरपारकर में है, थल नोवा प्रोजेक्ट थरपारकर वाली साइड पे, सिंध का डिस्ट्रिक्ट है थरपारकर। और ये सेकंड कोल फायर्ड पावर प्लांट है एनर्जी का। इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। मैंने 2-3 जो इंटरव्यूज दिए ना, उसमें मैंने एक चीज नोटिस की थी कि वो जो मेजर प्रोजेक्ट्स हो ना, उन पे बहुत पूछते हैं। ये कोल वगैरह का हो गया, ये तरबेला डैम वगैरह हो गया, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, एनर्जी के बारे में, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बारे में ना क्वेश्चन करते हैं वो। तो जिस तरह से पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन है, ऐसे क्वेश्चन। या ज्योग्राफी का, कि साउथ ईस्ट, वो एक्चुअली आपका ज्योग्राफी चेक कर रहे होते हैं कि इनको आइडिया है कि कौन सा कंट्री, जिस तरह से मैंने पहले बताया है कि आपको मेजर जो कंट्रीज हैं कॉन्टिनेंट्स के, उनकी लोकेशन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कंट्री उसकी लोकेशन की साइड पे है, लोकेशन का पूछते हैं वो। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ अ सेल इंगल्फिंग अनदर सेल। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बायो का क्वेश्चन है, बायो का कोई ये 3rd 4th क्वेश्चन आ गया। पेपर में ना ज्यादातर क्वेश्चन, एक तो वो लिटरेचर वाले जो हैं बुक्स के नाम कोई 10-12 तो वही पूछ लेते हैं ना सीधे सीधे। उसके बाद जनरल साइंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, कोई 15 तो यही होते हैं, 10-12-15 इस तरह से जनरल साइंस के। जिस बच्चे ने जनरल साइंस अच्छे से कर ली, और इंग्लिश के ये वाले जो थे, लिटरेचर के ये वाले अच्छे से कर लिए, तीसरे नंबर पे जो पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर के थोड़े बहुत जो प्री पार्टीशन के नजदीक नजदीक वाले थे ना, वो वाले, वो। और 4th पे करंट अफेयर की, करंट अफेयर इस तरह से, करंट अफेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ना, स्पेशली गर्ल्स को, ये मैंने नोटिस किया है कि मुश्किल लगता है। मुझे भी लगता था, बट मैंने इसको फिर टेक्निकली डील किया था कि मैंने मंथ्स डिवाइड कर लिए थे। एक 20, जिस तरह से मेरा पीएमएस का जीके का पेपर क्लियर हुआ, तो मैंने जो उसमें ज्यादातर इस बार ना ज्यादा बच्चों की रेशो थी फेल में जीके के पेपर में, बिकॉज उन्होंने ना सारे बच्चे ना पास पेपर्स को ना वो टू द पॉइंट रट्टा लगा के गए हुए थे। बिकॉज वो मेजर हमारा जो कंसेप्शन है, हमारा जो कंसेप्ट है इन पेपर्स को लेके, यही होता है। हमें एकेडमीज वालों ने कहा होता है कि भाई पिछले 5 साल के पेपर्स प्रिपेयर कर जाओ, और पेपर में उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाने हैं, और बस आपका पासिंग मार्क्स आपके मिल जाने हैं, ठीक है। और वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी वाले पूरी ने वो पिछले 5-6 साल के जो पेपर्स थे वो प्रिंट निकलवा के बच्चों को वही रट्टे लगवाए हुए थे बार बार, वही चीज़ें ना, टू द पॉइंट वाली। तो पेपर में आ गया सारा करंट अफेयर। करंट अफेयर से भी, जिस तरह से हमारा पेपर हुआ था जनवरी में, ठीक है, जनवरी लास्ट वीक में, तो तब मैंने क्या किया था, मैंने और
मैंने तैयारी भी कोई एक एक डेढ़ वीक की लगा के की थी, बट उसको टेक्निकली डील किया था कि एवं ही मैंने पास पेपर, क्योंकि मेरे पास था थोड़ा टाइम। मैं सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू वगैरह थी ना, वो वाला सारा कुछ, तो वो मेरा क्लियर हो गया था। अभी मैं फ्री हुई थी, तो मेरे पास पीछे टाइम नहीं था फिर तैयारी का। तो मैं तो फिर पास पेपर्स को नहीं थी टू द पॉइंट, और वो सारा इतना इतना, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा था, नहीं थी कवर कर सकती। फिर मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 2025 का मैं जनवरी से स्टार्ट हुई। जनवरी के मैंने देखे कोई 50 मैंने देख लिए, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे ना 2025 के जनवरी में। अब होता ऐसे है कि जब साल का आगाज होता है ना, तो यहाँ कुछ चीजें, अब नवंबर 2024 के नवंबर दिसंबर से कुछ चीजें थी, ठीक है। नवंबर दिसंबर से स्टार्ट लिया 2024 के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। वो ही 2024 का जो दिसंबर था, उसके साथ 2025 की जनवरी की चीजें लिंक थी। मतलब इवेंट्स वगैरह ना, वो ही आगे को प्रमोट हो रहे थे। तो खैर वो जनवरी के किए कोई 50-60, फिर ऐसे ही फेब के किए। पहले मुझे मुश्किल लगा, मुझे 2024 का जो था ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है ये। खैर मैंने पढ़ लिया ना। लेकिन जब मैंने जनवरी 2025 के जनवरी का वो मैंने करंट अफेयर पढ़ा, तो फिर क्योंकि एक ना माइंड में एक हिस्ट्री एक बिल्ड हो जाती है कि अच्छा पास्ट के जो 2-3 महीने थे उसमें ये चीजें थी, तो वही चीजें आगे चल रही हैं। अब उनका ही जिस तरह से हम ड्रामे देखते हैं, तो उनमें नहीं हमें फिर क्यूरियस हो जाते कि नेक्स्ट स्टोरी क्या होगी। जिस तरह से आजकल वो ये वाला ईरान और डोनाल्ड ट्रम्प का चल रहा है सीन हमारे साथ, तो उसी तरह तब भी था कि ये क्यूरियस होना कि आगे क्या होगा। तो वो फिर, हालांकि मैं तो 2026 में बैठी हूँ, और 2026 की 10-11 तारीख को बैठी हूँ, और 2025 का मैं पढ़ रही हूँ। और बहुत बोरिंग भी होता है जब आप पहली पहली बार पढ़ना शुरू करते हो। फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह हर एक के कोई 50-50 60-60 एमसीक्यू पढ़ती गई, उसकी थोड़ी हिस्ट्री देख के। और फिर ना चीजें खुद ही एक स्टोरी एक लिंकेज क्रिएट हो गया पूरे 25 का ना। फिर एट द एंड ऑफ द डे, फिर वर्ल्ड टाइम्स का है वो, उनका है मैगजीन ना, एनुअली पब्लिश होता, तो उसके ऊपर भी लास्ट पे थोड़े एमसीक्यूज उन्होंने दिए होते हैं, तो वो भी मैंने फिर पढ़ लिए। और बस फिर खुद ही वो कोई टोटल एमसीक्यू बैंक बन गया होगा, आई गेस 1000-2000 एमसीक्यूज। बस यही मैंने प्रिपेयर किए, और पेपर में जाके बैठी, और इन्हीं को ही मैंने ना रिवाइज किया। मैंने एक दो बार फिर जब पेपर की रात थी ना, मैंने इन्हीं को रिवाइज कर लिया था। और मैं यही सोच रही थी कि इन 1000-2000 में एमसीक्यूज में कहाँ आना है, बच्चों ने तो पिछले 5-7 साल पता नहीं कितने साल के एमसीक्यूज किए हैं। खैर पेपर में मैं बैठी हूँ, और बस देयर वाज अ स्माइल ऑन माय फेस, और मैंने सोचा कि भाई ये तो उन्हीं 2000 में से सारे आ गए, क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा था, जनरल साइंस का पोर्शन बहुत ज़्यादा था। जनरल साइंस मैंने प्रिपेयर की हुई थी, और वही जो मैंने क्वेश्चन जिस तरीके से किए थे ना पेपर में, वही वाले आ गए थे, तो फिर बस मेरा हो गया। और बच्चे अब वर्ल्ड टाइम्स वाले थे, वो अकेडमी में आई, तो वो तो बच्चे सारे आके कहें कि पेपर तो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं होता, और वैसे भी पीएमएस सीएसएस बात ही आउट, वो हमेशा ही कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वो तो बाउंड्री में या उस तरह से कोई सेट पैटर्न प्रॉपर उसका होता ही नहीं है, आपको हर तरह से तैयारी करके जानी पड़ती है। खैर, नेक्स्ट है क्वेश्चन। और जिस दिन मैं पेपर दे के आई थी, टीचर ने मुझे पूछा था उधर वर्ल्ड टाइम में, बच्चे सारे कह रहे थे हमारा नहीं होना नहीं होना, बहुत मुश्किल पेपर था, और वाकई में मुश्किल ही था। सेकंड टाइम में था मेरा, और सेकंड टाइम वालों का थोड़ा मुश्किल था। लेकिन तभी मैंने सर को बोला, मैंने कहा इससे आसान पेपर तो नहीं था हो सकता, मैं तो 2025 बस थोड़े एमसीक्यूज अपने तरीके से करके गई हुई थी, और उसी में से आया हुआ था। तो ये तो इजी था, उसी दिन मुझे आइडिया हो गया था कि मेरा हो जाना। अच्छा, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ अ सेल इनगल्फिंग एंड अदर सेल्स इज कॉल्ड फेगोसाइट। और वो सेल जो इनगल्फ करता है ना, वे वैसे तो ये प्रोसेस फेगोसाइटोसिस का है, लेकिन जो सेल दूसरे सेल को इनगल्फ करता है उसको फेगोसाइट कहते हैं। और ये कौन से सेल्स होते हैं? ये यूजुअली नॉर्मली ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। क्यों वाइट ब्लड सेल्स होते हैं? क्योंकि जब हमारे बॉडी पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ना, तो ये वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें कि उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट ना लड़ते हैं और बॉडी को डिफेंड करते हैं, ठीक है। और ये फॉरेन कुछ भी हो, फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह पैथोजेंस वगैरह ना,
उनके अगेंस्ट ये काम करते हैं और ये हमारी बॉडी को ना और डिफेंड करते हैं। और कभी ऐसा होता है कि कुछ इस तरह से अगर कोई डिजीज वगैरह कोई हो तो वो खुद ही जो एक साल है ना, मतलब वाइट ब्लड सेल्स कब कमी होती है इनकी, तब कमी होती है जब सेल खुद ही ना वो एक दूसरे को इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है द फादर ऑफ हिस्ट्री। द फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का फादर कौन है? ये नाम लिखा है इसका मेंशन, हेरोडाट्स। अब ये कौन था? ये वाला, ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना आप लोगों ने कि ये वाला कहाँ पे था, ये फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर बहुत ना पूछते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स क्या था, केमिस्ट्री क्या था ना, या कोई मेजर इवेंट होया हो ना उसके बारे में ही ये पूछते हैं फादर या लीडर वगैरह इस तरह से। अच्छा खैर, ये वाला जो था ये 484 बीसी में इसकी हुई थी बर्थ। ठीक है। और ये हिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए किस बारे में लिखता था, हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखता था। ठीक है। और जो ग्रीस और पर्शियन की वार्स थी उनके बारे में ये लिखता था। ये बेसिकली ये बेड्रम टर्की से था। आजकल का जो बेड्रम टर्की है ना, तब तो उसका इसका कोई पुराना नाम था, आई गेस हेलिकनेसस इस तरह से कुछ था नाम। ठीक है। आजकल उसको बेड्रम टर्की कहते हैं। तो ये ग्रीस पर्शियन वॉर्स के बारे में लिखता था और हिस्ट्री का फादर है। फादर कुछ वो फादर है कि अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, इन लोगों को भी आपने याद रख लेना है कि कौन किस में था। खैर वो आगे क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के। नेक्स्ट है द फर्स्ट पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन समिट वाज हेल्ड इन। कब हुआ था पाकिस्तान ईयू समिट? वो 2009 में हुआ था। द आथर ऑफ किताबुल हिंद, ये कोई 10वां 11वां क्वेश्चन आ गया है। आथर ऑफ किताबुल हिंद कौन है? किताबुल हिंद बेसिकली अरबिक में ये पब्लिश हुआ और अल बिरूनी जो है इसका ऑथर है। और कब ये पब्लिश हुआ? 1941 में किताबुल हिंद पब्लिश हुई। और पब्लिशर कौन सा? अंजुमन तुर्की उर्दू। ठीक है। अंजुमन तुर्की उर्दू, ये उन्होंने पब्लिश किया था इसको। नेक्स्ट है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इन। यूएसएसआर वही रशिया, आजकल जो रशिया है, पहले यूएसएसआर था। ठीक है। और जब इन्होंने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था 1979 में, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने यूएस की मदद से और सऊदीया की मदद से ये सारा एजेंडा कोल्ड वॉर, ठीक है, और किया मुजाहिदीन को जब उधर भेजा, तो यूएस ने अपनी फौजें फिर वो निकाल ली। और ये भी जो था इसी से यूएसआर जब टूटा था ना, तो सेंट्रल एशियन जो स्टेट है ना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, फिर ही वो आई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी। ठीक है। वो जो हमने पहले कौन सी सेंट्रल एशियन पढ़ी है कंट्री, उज्बेकिस्तान पढ़ा है हमने। ठीक है। जिसका कैपिटल ताशकंद था और जिसका सिटी समरकंद था। खैर ये वाला है यूएसएसआर का भी डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, और बहुत ये फेमस है क्वेश्चन। एक तो इसने इन्वेड कब किया था, एक क्वेश्चन पढ़ा ना, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ था, कब आया था। ठीक है। 1979 में क्यों आया था। और ये सारा ये नॉर्मली ये जो बच्चे पढ़ते पढ़ते हैं उनको थोड़ी बहुत इनकी कोल्ड वॉर वाली ना ये हिस्ट्री पता होती है। अगर आप कोई फ्रेश स्टूडेंट्स है ना, फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं, तो आपको नहीं पता इतना, तो यूट्यूब पे ना सिंपल सिंपल 5-5 10-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियो होती है। तो आपने वो वीडियो ना कभी फ्री टाइम में आप ना अपना एक टाइम पढ़ाई का मुकर्रर करो, कि जिस तरह से आपने 3 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है। ठीक है। एक नॉर्मल बंदे को 3 घंटे तो लाजमी, मतलब अगर वो बहुत बिजी है तो 3 घंटे, अगर वो थोड़ा इस तरह 3 से 4 घंटे, एक नॉर्मल जो बच्चा एक तैयारी कर रहा है ना किसी भी पेपर की, तो उसको एक दिन में 3 से 4 घंटे लाजमी पढ़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कभी 3 घंटे कभी 4 घंटे।
अगर स्टेमिना बिल्ड होता जाए तो उसको प्रमो आगे करते करते 5 6 7 8 8 घंटे इनफ होते हैं। बट जो स्टार्टिंग पे बच्चा है उसको 3 घंटे। और ये तो 3 घंटे हो गए, 3 4 घंटे जो होती है फोकस स्टडी। एक होती है फोकस स्टडी जब मोबाइल वगैरह साइड पे रख के, मोबाइल से नहीं पढ़ना आपने, जो अपने नोट्स वगैरह या बुक वगैरह, बुक को लेके प्रॉपर फोकस्ड स्टडी करनी है, चीज़ों को प्रिपेयर करना है, समझना है, तैयार करना है, याद करना है, ठीक है। ये होती है फोकस स्टडी। बट कुछ टाइम होता है जिसमें हम लोग एक्टिवली तो नहीं पढ़ रहे होते, बट पैसिवली हम लोग कहीं ना कहीं स्टडी में इन्वॉल्व जरूर होते हैं। कि जैसे शाम को अगर हम बैठे हैं नॉर्मली सोने से पहले, तो ड्रामे वगैरह, फिल्में या रील्स भी तो देखनी है ना। तो वही रील्स देखने की बजाय, रील्स से एक्चुअली इंस्टेंट डोपामिन मिलता है, इंस्टेंट एक वो प्लेजर और एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है रील्स देखने से। तो हम स्क्रॉल करते जाते हैं और स्क्रॉल करते करते हमें पता नहीं घंटों लग जाता है फिर। तो अगर वो ही देखने की बजाय अगर आप वाकई में अच्छे एस्पिरेंट्स हो, किसी भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, जब पैसे दिए हैं एकेडमी में, तो जितना टाइम होता है एकेडमी में का ड्यूरेशन, उतने ड्यूरेशन में तो फिर अच्छे से तैयारी, वो सारा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो शाम को फिर सोने से पहले जब भी कभी रील वगैरह देखने का इंस्टा इंस्टा पे दिल करे, तो रील देखने की बजाय ना आपने ये छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, अलहदा से डेली 4 5 ना, या 2 3 ही टॉपिक, जिस तरह से आज आपने इस पेपर में पढ़ लिया यूएसएसआर का ना, कि ये क्या था, ये क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, ये क्यों आया, कहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुआ, किस वजह से हुआ। तो इसको करने के लिए आपने यूट्यूब पे लिखोगे तो कोई छोटी सी देखना, उनमें से जो छोटी सी वीडियो होगी 5 10 मिनट 15 मिनट की, उसको खोल के उसको आपने याद नहीं करना, या उसको ये नहीं समझना कि आप पढ़ाई कर रहे हो। वो वाला टाइम होता है ना, आपने 1 2 घंटे जो आपने यूट्यूब पे लगाने हैं, ठीक है, वो ये नहीं सोचना कि पढ़ाई कर रहे हो, बल्कि वो ये सोचना है कि वैसे ही ना इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर मैं पेपर में आपका, आपने उसको ऐसे समझना है कि अगर मेरा रिटर्न क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू में तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है ना। जब वो इंटरव्यू में करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वो एमसीक्यूज तो नहीं पूछते, वो तो प्रॉपर आपसे थोड़ी सी हिस्ट्री पूछ लेते हैं, फिर आपको 1 2 3 लाइन की हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा सा बताना पड़ता है, नो हो होनी चाहिए ना। तो उस नो हो के लिए समझ लें इंटरव्यू पीरियड के लिए ना, या वैसे ही, वैसे भी आप किसी इवेंट का आपको बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा सा आइडिया होगा, फिर वो याद रहता है, फिर वो भूलता नहीं है, फिर आपको ये नहीं लगता कि मैं एमसीक्यूज प्रिपेयर करता हूँ। उसमें से कोई 5 10 15 एमसीक्यूज खुद ही प्रिपेयर हो जाते हैं उस इवेंट से रिलेटेड। तो यूट्यूब पे लिख के वो वाला आपने एक दिन में बेशक एक ही कोई हिस्ट्री देख लिया करो, 1 2 हिस्ट्री किसी भी चीज की, और बेशक उसको, उस टॉपिक को ना खुद भी लिखने की कोशिश किया करो। एक अलहदा से बना लो रजिस्टर, और कोल्ड वार जिस तरह से ऊपर लिखा कोल्ड वार, और कोल्ड वार पे यूट्यूब पे 2 3 वीडियोस देखी है, आप लोगों को समझ आई है कि अच्छा ये वाला था सीन, उसको आपने इंग्लिश में खुद लिखने की कोशिश करनी है कि ये कब स्टार्ट हुआ कोल्ड वार इरा, बेसिकली किस किस के दरमियान में था जो मेजर था, ठीक है, रशिया और अमेरिका, और ये क्यों था, कैसे स्टार्ट हुआ, अब क्या है, अब कौन सा इरा चल रहा है, ठीक है, कोल्ड वार इरा से पहले क्या था। तो एक आपने प्रॉपर स्टार्ट, उसका दरमियान में स्पोर्टिंग डिटेल्स, और उसका कंक्लूजन। इससे ये होगा कि कुछ पेपर्स ना इस तरह के होते हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह के पेपर, एडी वगैरह के जो पेपर्स होते हैं, वो उनमें एक तो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का होता है ना पेपर, वो क्लियर हो जाए, एंड आफ्टर दैट एक पेपर हमने और देना होता है ऐसे का, ठीक है। तो और वैसे भी कुछ बच्चे होते हैं, उनको होता है कि हम फिर बाद में कोई पेपर वगैरह क्लियर करके सीएसएस पीएमएस की तरफ जाएं। और अभी भी जिस तरह से आ रहा है आगे टफ कंपटीशन वाला सिस्टम, तो उन्होंने तो मुझे लगता है हर पेपर में नॉर्मली जो अच्छी अच्छी सीट्स हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, उनमें ऐसे का पेपर दे देना है कि एक तो एमसीक्यूज का पेपर हो जाए, अगला पेपर फिर ऐसे वगैरह का। तो वैसे भी रिटन प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी बंदे को ना एक कॉन्फिडेंस सा आ जाता है। एक तो हिस्ट्री प्रिपेयर हो जाएगी, दूसरा जब हम लिखते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक का वगैरह हमें पता चलेगा। अब तक वो पैराग्राफ लिख के चैट जीपीटी को या किसी पास किसी
घर में कोई बंदा या वैसे कोई दोस्त वगैरह या कुछ भी, आप उसको वो चेक भी कराओ कि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नोट करो, कहाँ-कहाँ पे ग्रामर है। एक तो आपकी हिस्ट्री प्रिपेयर हुई, दूसरा आपको लिखने का तरीका आया, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, आपको पता चला किसी इवेंट को कहाँ से शुरू करके कहाँ पे एंड करना है। तीसरा आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक का पता चला। चौथा आपको सेंटेंस बनाना आया। सेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। सेंटेंस बनाना आ जाता है इस तरह से। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपने डेली लाइफ में ना इनकॉर्पोरेट करनी है, और ये सारा-सारा दिन नहीं काम करना। 3 घंटे बैठ के एक्टिव पढ़ लिया, एक्टिवली पढ़ लिया। 1-2 घंटे बैठ के वैसे यूट्यूब पे वीडियो देख ली जब बहुत बोर हुए, तो कोई हिस्ट्री वगैरह की वीडियो। और कभी अगर कुछ लिखने का दिल किया, कुछ ऐਵੇਂ ही कुछ होते हैं ना फनकारी करनी, और वैसे ही बैठ के पेज लेके तो कुछ भी बेशक नहीं आ रहा, तो कुछ भी रैंडम दिमाग में जो भी ख़्याल है कि मैं इसको कहते हैं अ जर्नलिज़्म, ठीक है? अपना सुबह से जो उठे, कब उठे, क्या खाया, अगर आपको मतलब टफ कुछ नहीं लिखना आ रहा, तो अपने बारे में थोड़ा-थोड़ा लिखो कि मैं सुबह कब उठा या उठी और मैंने क्या खाया, मैंने कितने घंटे पढ़ा, अब मैंने क्या देखा यूट्यूब पे या मैंने क्या सीखा उससे, आज के दिन में मैंने क्या छोटी-छोटी चीज़ें लिखना शुरू करो, राइट डाउन करो और मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन किया करो, खुद को उस चीज़ में, उस रोल में खुद को इन्वॉल्व कर लिया करो। अगर आपने किसी के एसएनजीडी का पेपर देना है, कोई पैरा का, कोई एसटीओ पैरा है, मतलब किसी भी टाइप का कुछ भी पेपर है ना, उसको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग कर लिया करो ना, और फिर उसके बारे में लिखा करो उस पेपर के बारे में। और यही सोचा करो कि थोड़ी भी सीट हो बेशक कुछ भी हो, तो सोचा करो कि मैंने तो होना ही होना है। एक तो मैं हूँ, बाकी पता नहीं होना है, ठीक है? अपने आप को लाज़मी रखा करो कि मैंने तो करना ही करना है। और फिर जब आप चीज़ों को ना लिखा करो, खुद के बारे में लिखना, और मैंने क्या पढ़ा है आज, कितना पढ़ा है, आगे मैंने कल कितना पढ़ना है। जब आप सुबह उठ के कुछ लिख दोगे ना कि मैंने आज ये काम करना है, तो फिर शाम तक वो काम हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है। जब आप किसी चीज़ को लिख देते हो ना, वो काम हो जाता है। उसको बार-बार देखो, अपने माइंड में एक्टिवली उसको बार-बार देखोगे, पढ़ोगे और करने की कोशिश करोगे तो फिर काम हो जाता है। तो डेली का टास्क डेली, तो ये सारा कुछ 5-6 घंटे, और इसको हेक्टिक नहीं कि ये टफ समझ के या बड़ा इसको मुश्किल काम समझ के कि पढ़ाई पता नहीं क्या है। पढ़ाई को भी एन्जॉय करते हैं, पढ़ाई को अच्छे तरीके से उसको ना डील करते हैं। अगर आप रील्स वगैरह के और ये जो फेक फ्रेंडशिप्स वगैरह इस तरह के चक्करों से बाहर निकलो, तो फिर बंदा पढ़ लेता है, फिर मज़ा भी आता है पढ़ने का। आज 50 ही करवाऊँगी, 50 फिर कल करेंगे। नेक्स्ट है? बॉस बॉस मैं इतना थक गया हूँ, मुझे प्यास लग गई है, बस काफी जी? है, काफी है, काफी है, थक गए हैं। ओके, बाकियों ने लेफ्ट कर दिया? पता नहीं, बस इधर तो रोड भी बंद है, हम तो इस्लामाबाद में तंग हो गए, तो कला से नहीं लेट के मैम, तंग। देख रहे हैं। सर किधर है? आप पानी पी लेना, आप भी थक गई हैं बस। नहीं, मुझे पढ़ाई बिल्कुल भी बोरिंग, मैं सारा-सारा दिन 12 घंटे भी मैं बोल सकती हूँ, बगैर पानी पिए और ब्रेक ब्रेक लिए। आपकी तरह हम भी जीनियस होते काश। मतलब पढ़ना अच्छी बात है, और पढ़ते रहना चाहिए। मैडम, जीनियस, मैं कोई इतनी जीनियस नहीं हूँ, बट मैं हार्ड वर्किंग हूँ। आई मीन मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, मुझे पता हो मैंने ये काम करना है, फिर मैं उसको करके ही फिर रहती हूँ। क्योंकि आपकी खुद सिटी ने नहीं करना अपने लिए, आपने खुद नहीं करना तो फिर किसने करना है? आपकी सिटी सेम है। आई एम फ्रॉम नॉर्वल। वो वैसे भी इंटेलिजेंट लोग हैं, नरवाल वाले। हाँ, सिटी ऑफ नॉलेज। शकरगढ़, हम लोग बेसिकली ना शकरगढ़ वाली साइड से हैं, बट हम अब नारवल में शिफ्ट है। नारवल की बात नहीं है, एक्चुअली इधर डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, इधर वो हैस्टी चीजें नहीं है, इधर ना पीसफुल है एनवायरनमेंट। बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है। इधर कोई यस यस। रशी प्लेसेस नहीं है, कुछ उस तरह से रेस्टोरेंट्स वगैरह या अ, बच्चों के लिए ना कोई एंटरटेनमेंट के लिए उस तरह से इतनी चीजें नहीं है। फिर बच्चों ने आ जाके क्या करना होता है, उन्होंने फिर एट द एंड पढ़ना ही है ना। बड़े शहरों Yes, में I live होता in है कि वो और Islamabad बड़ी and चीजें होती हैं देखने को। हम्म। there is a lot of, I live in Islamabad, so there is a lot of things that distract us ओके। sometimes.
Dharna sometimes, roadblock. I don't know. हाँ, इस्लामाबाद वाली साइड से। ठीक। Yes, main आई हैव Islamabad. नेवर बीन टू इस्लामाबाद। Oh, मैं कभी नहीं गई उधर। why? You should visit Islamabad. Come. नहीं, मैं इधर हम नारोवाल से हैं और मैं शुरू में ही से ही इधर ही रहती थी और बस लाहौर वगैरह मैंने किया एक्सप्लोर। और वो भी क्यों किया, अब मेरी सारी क्वालिफिकेशन वगैरह और सारी स्टडी वगैरह जो है ना इधर से ही है, हमारे एरिया से ही है। बट लाहौर जाना पड़ा क्योंकि वो टेस्ट वगैरह देने थे और इंटरव्यूज वगैरह, और फिर इस तरह से एक दो वीक उधर हॉस्टल्स में ना, इस्लामाबाद में भी देने तब एक्सप्लोर किया बाद में ना भी थोड़ा। देने आ जाए। बस। जी। इस्लामाबाद में भी टेस्ट देने आ जाए तो वो श्योर हो जाएगा। इस्लामाबाद में ना नोआ अकेडमी है यस, एक, G10। और हाँ, और मुरीद हुसैन जिसरा। तो हाँ, तो मैंने सीएसएस का सोचा है कि इस साल पे ना लास्ट एक दो माह निकाल के, दिसंबर जनवरी या अक्टूबर नवंबर, तो मैं 2 महीने इस्लामाबाद में किसी अच्छी एकेडमी में नोआ वगैरह में ना टेस्ट सेशन ज्वाइन करूँ सीएसएस के लिए। तो फिर उधर पेपर वगैरह दे के फिर इंशाल्लाह अगले साल फैब में अपेयर हो जाऊँ। यस यस, यहाँ पे है G10 में। मेरी एक दोस्त भी खुद कर रही है वहां से CSS की प्रेप ना। वो हाँ, भी मुल्तान की साइड से है, तो मेरी जूनियर थी। एंड अच्छा। यस, नोआ भी है यहाँ पे, एक और अकेडमी भी है, दो तीन है। नोहा नोहा का ही पता है कि वो अच्छी है। लाहौर में देखी थी नोहा, बट लाहौर में लाहौर भी में है, इतनी लाहौर नहीं में है, भी है लाहौर में ना। मल्टा एमजी थी। जी। लाहौर में भी तो है नोवा अकेडमी हाँ, वही वहाँ तो पे। बता रही हूँ, बट लाहौर में उस तरह से नहीं है। इतनी अच्छी नहीं है लाहौर में नोवा की निस्बत। वो दूसरी जो है ना वर्ल्ड टाइम्स, वो फिर भी बेहतर है। नोवा कोई अगर आप इतनी नहीं है इस्लामाबाद में लाहौर में टाइम नहीं। दे सकते हैं रहे हो तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे फिर वही है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। लड़कियां जब नहीं आती हैं तो कहती हैं आज सेंट टॉरस चलते हैं, आज उधर चलते हैं, आज उधर चलते हैं, सारा दिन घूमते रहते है। हैं। हाँ, मुझे आइडिया है। और सेम इज द केस इन लाहौर। लाहौर में भी बिल्कुल ऐसा ही था, बट ये सीन है कि मेरी कोई ऐसा फ्रेंडशिप्स हूँ तो डिस्ट्रैक्शंस होती है ना, स्टार्ट Yes. फ्रेंडशिप से होता है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद में नेशनल लाइब्रेरी है, वहां से आपको कार्ड दिलवा दूंगा, तो आप उधर दिन रात पढ़ती रहना बैठ हाँ, के। गवर्नमेंट की जो थैंक है। यू। नहीं, एक्चुअली मेरी ये ट्रेनिंग होगी ना सहाला में, यस इस्लामाबाद में, यस यस यस। सहाला में सब इंस्पेक्टर की। तो फिर शायद उधर से ही मैं थोड़ा टाइम मैनेज करके या देखूंगी क्या करना है। फिर मैं यस, तब जाऊंगी। और डिस्ट्रैक्शंस नहीं, अब एक्चुअली डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जब आप फ्रेशली ग्रेजुएट होते हो या आप वाकई में चीज़ों को फैंटेसाइज करते हो। अब यस। मेरी वो उस तरह से एज नहीं ही है, मैं नहीं समझती कि डिस्ट्रैक्शंस मुझे कर सकती हैं बोदर, आपने एमफिल क्योंकि किया मैं हुआ है? इनको बोदर नहीं करती। जी। बस आपने एमफिल किया हुआ है? नहीं नहीं, एमफिल। मैंने ग्रेजुएशन ही की है। अभी एमफिल में मैंने, एमफिल का फायदा कोई नहीं है। एमफिल वही अनएम्प्लॉयड लोग एमफिल करते हैं, और एमफिल किस करके भी चीज तो में एट द ग्रेजुएशन एंड है? बाद में फिर जॉब का ही। जी। किस चीज में ग्रेजुएशन है आपकी? मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया है। ओह, गुड, नाइस। हाँ, तो एमफिल का फायदा ये है कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है या आप वाकई में रिसर्चेज वगैरह या कुछ इस तरह से करते हो, तो प्रोडक्टिव कोई काम, तो एमफिल बेहतर है। बट अगर आपने जॉब लेनी है ना, गवर्नमेंट जॉब करनी है, उसका क्राइटेरिया ग्रेजुएशन ही है। एमफिल का कोई वो ग्रेस मार्क्स वगैरह उस तरह से तो नहीं है। तो ठीक है। और एमफिल वाले बच्चे से फिर वो इंटरव्यू में एक्सपेक्ट भी फिर वैसा ही करते हैं कि अब ये हमें स्कॉलरली ही आंसर्स दे। ठीक है। ग्रेजुएट वाले से फिर उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं भी फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ हूँ ना 2025 में, यानी कैंट पे, अभी डिग्री भी नहीं मिली। राइट। सो मैं 2023 में हुई थी। ओके, सो आई अपेयर्ड इन ये ADMOD के टेस्ट में, बिहेवियर हाँ, कंसेप्ट में मेरा हाल था। सो आउट ऑफ 100 ओनली 5 स्टूडेंट्स वर फ्रेश ग्रेजुएटेड ना, फ्रेशली ग्रेजुएटेड। बाकी सारे अदर्स दूसरे। वर टू ओल्ड। किसी की डिग्री 2022 में हुई थी, 12 में हुई थी, किसी की 15 में। मतलब उनके बाद जैसे एक्चुअली एम्प्लॉयड लोग नहीं होते। एज लिमिट पे डिपेंड करता है ना। और एडी वाला, एमओडी में एडी एक तो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब अच्छी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। दूसरा ये कि उसकी सीट्स ही कोई 6-7 सीट थी। आई गेस हमारे पंजाब की तो मेरे ख्याल 6 थी, ठीक है।
थोड़ी सी जी सीट थी वो, और थोड़ी सी सीट्स पे अब वो एज लिमिट भी ज्यादा थी। कुछ जॉबियंस होंगे, बल्कि बहुत ज्यादा ही हैं, सारे जॉबियंस जी, होंगे बहुत जो। सारे जॉब थे, पर मोस्ट ऑफ देम आर सीएसएस होते हैं ना एस्पेक्ट, हाँ हाँ, सीएसएस के मतलब जो स्टूडेंट्स पेपर होंगे और एस्पेक्ट है। जॉबियंस होंगे जी ना। तो जी उनके जी। लिए फिर ये होता है कि एक्चुअली उनका ना, जिस तरह से कोई बच्चा है वो 30 का हो गया है स्टूडेंट, तो 30 का हो गया है, तो अब वो उसकी सीएसएस की अटेम्प्ट दे ली, और अगर उधर हम्म। उनका नहीं हुआ तो फिर वो सारे ना ए वगैरह की तरफ आ जाते हैं, फिर उनको ये होता है कि ये वाली जॉब हो जाए। मैं सोच चेक करने थे, और दूसरा टेस्ट भी कैंसिल हो गया था। अभी 5 बजे खत्म होना, 4:30 बजे ईमेल आ गई कि टेस्ट इज कैंसल्ड ड्यू सिक्योरिटी टू। कंसर्न्स की वजह से। नहीं नहीं, ड्यू टू सम अनफॉर्सीन सीजन, वो वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, कोई पेपर लीक अच्छा हुआ था, अच्छा। कुछ इस तरह था, मुझे ईमेल आई है। ओके। चलो इट्स ओके। मेरे ख्याल रावलपिंडी वालों को तो इधर नहीं शिफ्ट हो गया सेंटर लाहौर में, या आई डोंट नो, पोस्टपोन हो बट गया है रावलपिंडी पेपर। आई लिव इन इस्लामाबाद ना, सेंटर इन इस्लामाबाद। मैं तो वहीं होता हूँ ना, नियर ओके। टू मेन सेंटर ऑफ आईएसआई। सही। मैं आज सर को तो बोलूंगी मुझे ग्रुप में ना वो ऐड कर दें, और अगर किसी स्टूडेंट, आई मीन लड़कियां वगैरह होती हैं थोड़ी शाय होती हैं कुछ, मैंने नोटिस किया कुछ लड़कियां बड़ी पढ़ने वाली होती हैं, चुप करके पढ़ती रहती हैं, और वो शाय इस तरह से होती हैं कि वो क्लास में वो क्वेश्चन या उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकती ना, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ उनको कॉन्फिडेंस, या उनको ये होता है, बच्चों को, नए नए बच्चे होते हैं, उनको ये होता है हम क्वेश्चन पूछ देंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, हालांकि तो उनको इतना नहीं पता आगे वाली कौन सी बड़ी स्कॉलर बैठी है, वो भी हमारे जैसी ही है। बस होता है कि हर किसी का पढ़ने पढ़ने का अंदाज, पढ़ाना पढ़ाना भी एक आर्ट है, एक स्किल है, मैंने मैंने ग्रुप हर भी किसी इसलिए में नहीं ज्वाइन किया होती। ना, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, घर में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, तो मैंने सोचा ग्रुप ज्वाइन कर लूंगा, तो कम से कम अगर एक क्लास हाँ एक जी। घंटे की 1.5 घंटे की रेगुलर लूंगा तो भी अच्छा होगा ना, हाँ स्टडी जी, तो होगी। मैं सर को बोलूंगी कि मुझे एक तो ग्रुप में ही ऐड कर दे, दूसरा ये कि कुछ लड़कियां जो होंगी उनको अगर क्लास में थोड़ा इशू है, या कोई पीएमएस की तरफ भी उनका, अभी उन्होंने 2027 में नहीं भी देना, अगर उन्होंने तब देना है 28 में देना है ना, या 29 में भी देना है, मतलब जब भी देना है, अभी से अगर किसी ने स्टार्ट करना हो तो देन शी कैन कॉन्टेक्ट मी, और मैं उसको गाइड करूंगी, या क्योंकि उसके साथ मेरी भी, मैंने भी तो अपेयर होना ना, मेरी अपनी प्रेपरेशन भी होती जाएगी, और जब बंदा पढ़ाता है फिर लर्निंग और स्ट्रांग होती है।